अभी आप राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और इन्हीं राज्यों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि टीम अभी छोटी है इतने सारे राज्यों के साथ काम करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि तकनीक से ही स्केल किया जा सकता है, ये मेरा पहले भी मानना था। मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन तकनीक को लेकर हमेशा मतलब फैसिनेटिंग थिंग थी मेरे लिए भी। तो हम जो टीम है धीरे धीरे हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई कि हमने डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड किया, उन्हें किसी तरह का कमिटमेंट नहीं किया कि आपको कितना बिजनेस मिलेगा या क्या कमीशंस रहेंगे या स्लैब रहेगा। हमने कहा कि हम जहाँ रिक्वायरमेंट है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो अभी अब इसी कारण से अभी हमने फंड रेजिंग स्टार्ट किया है, और हम अब आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो फंड रेजिंग है उसको टीम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, इवन हम बियॉन्ड बाउंड्रीज भी देख रहे हैं। हम हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी तकनीक को बिल्ड करने पर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कुछ जो अन्य राष्ट्र हैं उनको भी हम हमारी तकनीक देख सकें। लेकिन हाँ, अभी जो टीम है लिमिटेड रिसोर्सेज में और मिनिमलिस्टिक, क्योंकि एक लेविश ऑफिस बनाने के बजाय आज भी हम खेत में जो हमारा प्राइमरी ऑफिस है वो वहीं है, टेक्नोलॉजी टीम जो है वो सेपरेटली बैठते हैं। और हमने कोशिश किया है कि सबसे कम खर्चे में एकदम उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूज करके कैसे हम इस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकें और प्रॉफिटेबल हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने हमारा जो साइज है या कहें कि लीन जो स्टार्टअप की अवधारणा है उसको हमने पूरी तरह से फॉलो किया। एक तरह से ज़रूरी भी है, और चूंकि संसाधन हमेशा लिमिटेशन होते हैं, अगर संसाधन मिलेंगे तो डेफिनेटली इसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं और अचानक से कोई टकरा गया और किसी ने कहा कि वो ये को फाउंडर हैं, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप तो एकदम जमीन से ही जुड़ के काम कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आपने ऐसा कोई ऑफिस नहीं बनाया है ना? ये बहुत खूबसूरत एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान सम्मेलन रखा था पिछली दिवाली को, और उनकी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होनी थी। और किस्मत से मेरे जो हमारे अर्ली बिलीवर हैं पूसा कृषि IRI, और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम एक लाइव स्टॉक स्टार्टअप को इनवाइट करना चाहते हैं जो पशुधन में काम कर रहा है, और आप अच्छा काम करें तो आप आइए। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उसमें आएंगे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। फॉर्चुनेटली वहाँ एक वीडियो शूट और फोटो शूट हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की समक्ष प्ले हुआ, और लोग वो देख रहे थे। तो जब वो वीडियो प्ले हुआ तो जो किसान 40,000 45,000 किसान जो पंडाल में आए हुए थे, उनमें से कुछ हो सकता है 100 200 500 लोगों ने एकदम से कहा, अरे ये तो मनीष भाई का वीडियो है। मतलब उसमें पंजाब के किसान थे और हरियाणा के, उनका बैठे हुए थे। तो लोगों ने, जब मैं चूंकि सिक्योरिटी की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो हम लोग दूर से देख रहे थे कि इवेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब मैं अंदर आया और मैं मेरे जो पॉइंट होता है जहाँ मैं स्टॉल अलॉट किया गया था, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो लोग आए तो वो देखे, बोला कि सिख कम्युनिटी से थे, सरदार जी थे हमारे। तो उन्होंने कहा ये वही बंदा है ना जिसका अभी वीडियो चला था। तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए अचंभित करने वाली बात है कि कौन सा वीडियो, क्या चला, क्या है। और उसके बाद ICR के जो सीनियर ऑफिशियल्स आए, IRA के बाकी लोग आए, तब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अंदर आकर मुझे बोला कि मनीष, तुम्हारी पॉपुलैरिटी, पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसको किसान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमने 40 स्टार्टअप लिए, 50 लिए, 300 स्टार्टअप यहाँ लिस्टेड हैं, तो एकमात्र स्टार्टअप ऐसा है जिसको किसान रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव देहात में, कहीं जंगल में रह रहे हैं हम लोग और एक रिमोट एरिया में रह रहे हैं, मतलब किसान, मतलब मेरा काम वहां तक पहुंच रहा है और वो पहचान रहे हैं। बोला कि तुम पर्सनली मिलते हो उनसे? मैंने हाँ सर, मैं तो मिलता हूँ। तो बोला कि तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं अगर वो हमें पहचाने, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम काम यहाँ पे कर रहे हैं और हम पहचाने लंदन अमेरिका में जाएं। पहले हम अपने गांव में अपनी पहचान बना ले अपने लोगों के बीच, वो बहुत ज़्यादा, और वो ही खुशी भी देता है जी। वही होता है मैम। आज मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, मैं उसमें कोई वो भी नहीं कहूँगा। हम सबसे पहले रिकग्निशन ढूंढते हैं अपने माँ बाप का, भाई बहनों का, फिर आसपास परिवार का, मोहल्ले का, फिर समाज का। तो हमारी ज़िंदगी क्या होती है कि जीरो से शुरू होती है। हम पिरामिड के टॉप पर नहीं है, बॉटम ऑफ द पिरामिड रहने वाले लोग हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच रखते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो खुशी है कि मेरा काम उनको समझ में आया और वो लोग मेरा चेहरा रिकग्नाइज कर पाए, और ये इससे बड़ा प्रतिशत कुछ होता नहीं है। मतलब ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। मनीष, जैसे आपने बताया कि आप मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, PhD वगैरह आपने किया, ठीक है, बीच में आपने छोड़ दिया, वो एक अलग बात हो गई, हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। लेकिन एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट को एक पूरा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि आपका जो पूरा काम है वो पूरा टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा है ना,
एप्स हैं या जो भी जिस तरह से भी आप काउंट्स वगैरह रखते हैं, तो कितना मुश्किल था ये, मतलब आपको हैंडल करना? कितनी सारी चीजें तो आपको सीखनी पड़ी होंगी। सीखनी पड़ी मैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो जेनेसिस होता है हर एक। कई बार कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मेरा कोई ऐसा बड़ा ड्रीम कभी रहा नहीं। मुझे लगा जो पेरेंट कह रहे हैं पढ़ लिया कर लिया। लेकिन मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा चेंज है वो 1990 का 92 का 1990 का दशक है। 1991-92 में मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, और हमारा जो स्कूल है, मैं मेंशन करना चाहूँगा, आज वो स्कूल बंद हो गया। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने पहले गया था वहाँ, तो वहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो 1992 में ट्रस्टीज़ ने ये तय किया कि वो लोग वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर लैब देंगे, और उन्होंने IBM के और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोवाइड कराई। मेरा ज़िंदगी में पहला कंप्यूटर के साथ एक्सपीरियंस वो था, जिस पर हम लोग लिखना, टाइप करना। कौन से साल की बात? ये 1992 की बात कर रहा हूँ, 1992 में। तो वहाँ से मेरा पहली बार लगा, तब मुझे लगा कि ये चीज़ें बदल सकता है। तो मैं बहुत फैसिनेट था। मतलब फिर भी आपने बहुत जल्दी देख लिया कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर तो उसी के आसपास आया था, है ना? हाँ, ये बड़ी बात थी मैम। और ये इंटरेस्टिंग बात ये कि वहाँ से मुझे लगा कि अगर आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो तो आपका हायर एजुकेशन में वो बहुत, और उसके बाद के करियर में बहुत मदद करती। तो मेरी अर्ली एजुकेशन किस्मत से, और कहूँ कि जो शेखावटी का एक कल्चर है, सेठ कल्चर है, या उनका जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर है, मैं बिशंबर लाल हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ करता था, तो उन्होंने यहाँ से शुरू हुआ। अब इसके बाद मेरा टेक्नोलॉजी को लेकर, चूंकि उसके बाद चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं था, एग्जाम मैंने कभी नहीं दे पाया, क्वालिफाई भी नहीं करता, तो मैं नॉर्मल आर्ट्स में ही पढ़ाई किया। लेकिन मुझे लगा कि तकनीक का जो प्रयोग है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे मेरा रुझान रहा। तो मैंने क्या किया कि बाय लक जब मैं अर्ली स्टार्टअप कर रहा था, जब NGOs और इनके थ्रू काम कर रहे थे, तो मुझे कंप्यूटर लिटरेसी का एक प्रोग्राम मिला। जब मैं PhD कर रहा था तब मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, लॉजिस्टिक ऑफ अर्बन गवर्नेंस, जिसमें ये था कि हम अर्बन गवर्नेंस को ई-लॉजिस्टिक के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हैं। तो मेरा आर्टिकल ई-गवर्नेंस एनसाइक्लोपीडिया में पब्लिश हुआ, मेरी प्रोफेसर साहब के साथ, मैडम के साथ में को-ऑथर किया मैंने। तो धीरे धीरे जो तकनीक के लिए रुझान था वो एक पैशन बनता गया। फिर चूंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन, जो उस समय ऑनलाइन का कल्चर नहीं था, तो बुक्स आती थी ब्लॉकचेन पर, रिटर्न बुक्स आती थी, तो वो सब पढ़ना शुरू किया यूनिवर्सिटी डेज में बाद में। और फिर मैंने पहला पेमेंट सोल्यूशन बनाया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की। तो मेरे को ये पता था कि ब्लॉकचेन धीरे धीरे, आज जिसको AI/ML के नाम से जानते हैं, ब्लॉकचेन उसका बेस हुआ करता था। तो हम क्वांटम्स की बात करते थे उस समय, क्वांटम डेटा और वो सारा। तो धीरे धीरे उन चीज़ों से, तो डेफिनेटली देखिए मैम चैलेंजिंग रहता है, लेकिन जब आप एक फील्ड को बहुत अच्छे से ग्रैस्प करना चाहते हैं और तकनीक को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे। तो हालांकि मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, मेरे जो को-फाउंडर्स हैं, टेक की जो टीम है, उनको कुछ भी पागलपन में बोलता हूँ और वो लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो लोग इसके सही हकदार हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं कि पूरी एक कहावत है या एक कोटेशन है, मुझे याद नहीं, कि पूरी दुनिया सोचती है कि ये इम्पॉसिबल है, फिर एक बेवकूफ़ आदमी आता है और वो उसको करके दिखा देता है। तो वो बेवकूफ़ आदमी, स्टूपिड वन जो कहते हैं तो, और मुझे उसमें कोई शिकायत भी नहीं है और उसमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि जितना क्रेजी तरीके से आप सोच सकते हैं, जितना मूर्खतापूर्ण तरीके से आप सोच सकते हैं, दुनिया को उतना ही आप बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा है, थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी कहिए या जो भी है। पर हाँ, मेहनत उसके पीछे बहुत है, सीखने में बहुत समय लगा। आज भी तकनीक बदल जाती है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं प्रॉपर कोडिंग नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक नॉलेज फिर भी है मेरे को, फिर भी मैं चीज़ों को सीखता हूँ, बताता हूँ उन्हें कि भाई ये नया चेंजेस हुए हैं, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई कि जो आधार कार्ड, आप सोचिए कि भारत का पहला पशुओं का आधार कार्ड हमने लॉन्च किया, भारत का पहला पशु क्रेडिट कार्ड हमने लॉन्च किया, भारत में पहली एनिमल एंसेस्ट्री हमने लॉन्च की, भारत में DNA सीक्वेंसिंग जो कि अभी ह्यूमंस में अवेलेबल प्रॉपर्ली नहीं है, वो हमने हिंदुस्तान में लॉन्च की। तो ये सारे सॉल्यूशन बिल्कुल मतलब तो आपसे पहले ये कोई नहीं लेकर के आया था ये सॉल्यूशन? आप देखिए कि आधार कार्ड ही इंसानों के लिए अब आया है। तो हाँ। आप सोचिए कि एक गाय को क्रेडिट कार्ड होगा और वो सिंगल गाय के नाम से इश्यू होगा या भैंस के नाम से इश्यू होगा, आप सोचिए कौन करेगा, वो है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जब मैंने बताया तो लोगों ने कहा यार इंसान को क्रेडिट कार्ड नहीं है। 30% पॉपुलेशन टोटली इंडिया की ऐसी है जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंस में हम लोग किसी तरह से कर पाए इंडिया में, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। कैटल को कार्ड दे देना, मतलब आप अपने कैट को कार्ड दे रहे हो क्रेडिट कार्ड, जिससे उसका परचेजिंग हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका सारा सब चीजें, और वो उसी के नाम से इश्यू है। उसके RFID से आपने उसको या UID बना रखा है, यानी वो क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसका आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों एक साथ मैच हैं। वो UID जब खत्म हो रहा है, जब उसकी डेथ हो रही है, यानी एक तरह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसके इर्द गिर्द बनाया गया। ये बहुत वाइल्ड थिंकिंग थी, लेकिन कर दिखाया हमने फिर भी।